नमस्कार, मैं हूं सीमा गुप्ता। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़। आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें। अमृतसर में पुलिस ने गैंगस्टर को पकड़ने में सफलता हासिल की। मोदी सरकार की उपलब्धियों को दर्शाती एक प्रदर्शनी का पठानकोट में शुभारंभ किया। मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ान के मामले में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सलमान खान हिट एंड रन मामले में अहम जानकारी जलकर खाक। इस्लाम आतंकवाद का सबक नहीं देता। मुंबई के आईफा अवार्ड में प्रमोशन रखा गया। गायिका श्रुति जैन के साथ मुलाकात। मुंबई एयरपोर्ट पर बलून उड़ान मामले में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते शनिवार को मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर 5 एयर बलून दिखाई दिए थे। हमारे संवाददाता शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट, आइए देखते हैं। एयरपोर्ट के अंदर पैराग्लाइड उड़ाने की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। पुलिस ने आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी थी। जांच में इंडियन एयरफोर्स, नेवी और CISF की टीम लगाई गई थी। डायमंड कंपनी ने एयरपोर्ट के सेट से वकोला ग्राउंड पर क्रिकेट मंच 5 एयर बलून छोड़ा गया, जो एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गया। पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। कालीना में एयर इंडिया ग्राउंड है, वहाँ पे क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया और क्रिकेट मैच के आयोजन के दौरान जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, जिनके मालिक कुणाल शाह को हमने और उनके सहयोगी नीलेश श्रीमानकर को हमने पकड़ा है। उन्होंने जो गैस बैलून होता है, गैस बैलून बांधकर उनका एक बड़ा बंच बनाकर उसको आसमान में उड़ाया। उसके बाद वो उड़ के एयरपोर्ट के निषिद्ध एरिया में आ गए और जो कि उस समय ATC और जो फ्लाइट के पायलट थे उन्होंने देखा, बाद में रिपोर्ट किया और ये मामला 2 दिन तक चलता रहा। हमने जो बाद में इंक्वायरी की, इंक्वायरी के दौरान फैक्ट सामने आ गए और दोनों आरोपी हमारे पास हैं। निषिद्ध क्षेत्र में कोई भी वस्तु उड़ाना ये मना है और उससे लोगों के जो जीवन को धोखा हो सकता है, उसको खतरा हो सकता है। ये सेक्शन 336 और 188 हमने लगाए हैं और आगे की कार्रवाई चालू है। इवेंट कंपनी लोकल कंपनी है, कोई वो पर्सनल लेवल पे ही कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, उन्होंने कोई उनका बड़ा सेटअप नहीं है। बिल्कुल हम समीक्षा करेंगे कि भविष्य में इस तरह की वारदात ना हो, उसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं वो हम जरूर उठाएंगे। हिट एंड रन केस में सेशन कोर्ट से फैसला तो आ चुका है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के पास सलमान खान के केस से जुड़ी अहम जानकारियां नहीं है। हमारे संवाददाता शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट, आइए देखते हैं उनके साथ। फिल्म स्टार सलमान खान के बारे में मैंने RTI फाइल करी थी। 6 मई का इनका जजमेंट आया था। 7 मई को मैंने एक RTI डाली मंत्रालय में, एक होम डिपार्टमेंट में डाली और एक लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट में डाली। मैंने इनसे पूछा कि आपने 13 साल के करीबन 2002 से लेकर अभी 2015 तक से केस चल रहा है, इसमें आपने कितने सॉलिसिटर्स, कितने लीगल एडवाइज़र्स, कितने काउंसिल्स और कितना स्टाफ आपने यूज़ करा था उसके किस केस के लिए। और मैंने ये पूछा था कि आपने कितना खर्चा किया, आपने वकील को फीस जो थी एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट देती है वो आपने कितना दिया, टोटल आपने कितना खर्चा किया इस 13 साल में। तो मुझे जवाब आया कि हमने वकील मिस्टर घरात करके अपॉइंट किए थे और इसको हमने एक ईयरिंग के 6,000 रुपये दिए थे। लेकिन कितनी ईयरिंग हुई ये भी उन्होंने नहीं बताया, टोटल कितना खर्चा हुआ ये नहीं बताया
उन्होंने एक बड़ी एक्सक्यूज़ दे दी कि 2012 में मंत्रालय में जो आग लगी थी उसकी वजह से हमारा सारा डॉक्यूमेंट जल के ख़त्म हो गया। ये जो एक्सक्यूज़ थी ये बिल्कुल गैरवाजिबी और नाजबी थी। ठीक है, एक अच्छी बात हुई कि 15 दिन में इन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन इस तरह से जान छुड़ाना और इतना सेंसिटिव केस था और हाई प्रोफाइल केस था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट मजबूर हो गई। पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिशियन प्रेशर, मीडिया का प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने ये केस को फुल फ्लैश पर लिया और मीडिया ने डे टू डे कवरेज किया। इसके बावजूद भी ये कह रहे, आज ये कह रहे कि 2012 में आग लगने से हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्स जल गई है। इसके पहले कभी इन्होंने आज तक ये चीज़ पब्लिक के फिगर में लाई नहीं, बताई नहीं। आज मैंने जो RTI डाला इसका रिएक्शन हुआ कि गवर्नमेंट को मजबूर होकर इस चीज़ की जवाब देना पड़ा। जो आपने सवाल पूछे थे उसमें एक सवाल का ही सिर्फ जवाब दिया, एक ही जवाब, हाँ। प्रदीप भरत का हाँ। क्या बताया उसके बारे में कि बस कितना वो फीस लेते थे, क्या लेते थे? पर ईयरिंग हमने 6,000 रुपीज़ उसको दिए है। इसके बावजूद ये भी नहीं बता रहे कि कितना ईयरिंग चला, कितनी बार आया, कितनी बार तारीख हुई, वो कुछ डिटेल बताने तैयार नहीं। सिर्फ एक ही बात जान छोड़ा कि उन्होंने 2012 का एक्सक्यूज़ दे के वो पॉइंट के ऊपर उन्होंने बता दिया कि पूरा आग में हमारी पूरी फाइलें जल गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, हम इसके आगे कुछ बता नहीं सकते। तो आप मानते हैं कि एक तरह से ये दुखद है, क्योंकि सरकार सूचना का अधिकार के जरिए जानकारी देना चाहिए, लेकिन ये आग का बहाना कर जो उस समय कहे थे कि फाइलों को वापस से हासिल किया जाएगा। हाँ, लेकिन नहीं, उन्होंने वैसा बताया, ख़त्म कर दिया। उन्होंने बिल्कुल इस तरह का जवाब दे के पूरी फाइल केस को बंद करने की तरह। इनको मालूम नहीं है कि इस तरह से आगे जो पब्लिक में जाएगी, प्रेस में जाएगी और बात लीक होगी। लेकिन इन्होंने इतनी जान छोड़ा दी कि भाई हमारी फाइल जल गई, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि जब आग लगी थी मेरे खुद को बताया था कि हम नए से उसका CD बनाएंगे, नई कुछ बनाएंगे, हर तरह की नई फाइल बनाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर ये केस की क्यों नहीं बनाए, गवर्नमेंट की क्या नीयत है, कुछ समझ नहीं पड़ रही। अमृतसर पुलिस ने नामी गैंगस्टर मनप्रीत सिंह को धर दबोचा। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट, आइए देखते हैं उनके साथ। अमृतसर पुलिस को उस समय हासिल हुआ जब उन्होंने उस गिलावारी गेट के नज़दीक एक बदनाम गैंगस्टर मनप्रीत सिंह को धर दबोचा। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास 32 बोरे देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ 955 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह ने बताया कि दोषी के ऊपर पूरे पंजाब में 25 मुकदमे दर्ज है। इसके पकड़ जाने पर कई और भी खुलासे होने की संभावना है। इंचार्ज नारकोटिक एसआई रमेश कुमार जी ये सारे लगे हुए, लेकिन साडियां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੇ ਉਸ ਤੇ ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ASI ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 955 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਥਾਣਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੱਗੂ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਂਟਡ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਮਿਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਸਿਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਟਾਵਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ जगह ਦਿੰਦੇ। मुंबई में आईफा अवार्ड के लिए रखा गया प्रमोशन, हमारी संवाददाता सविता शिंदे की रिपोर्ट, आइए देखते हैं उनके साथ। के नामी होटल में आईफा अवार्ड का प्रमोशन रखा गया, जिसमें बॉलीवुड के सितारे मौजूद थे। सोनाक्षी सिन्हा, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर। उन्होंने कहा कि इस बार आईफा अवार्ड मलेशिया में शूट किया जाएगा। इस शो के होस्ट अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह है। I'm very excited to be part of IFA, to get a chance to host it with Ranveer, somebody I really enjoy working with, and to be able to entertain people. आखिर एक एक्टर का काम होता है लोगों को अलग अलग तरीके से एंटरटेन करना, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार होस्ट करके लोगों को एंटरटेन कर पाएंगे हम दो। मुंबई में आईफा अवार्ड्स का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद थे हॉलीवुड के जाने माने सितारे। कैमरामैन फैयाज खान के साथ सविता शिंदे, टाइम न्यूज़। पठानकोट में केंद्रीय मंत्री यावर चंद्र ने मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर जनसभा को संबोधित किया। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।
पठानकोट में केंद्रीय मंत्री धावर चंद ने मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मात्र 12 रुपये में 2 साल का बीमा अपने आप में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि देश में 25 करोड़ लोगों को रोजगार देने की योजना की गई है। इस प्रदर्शनी में मोदी सरकार की और शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। पर रोटी दिलाने की दृष्टि से जनधन योजना, मुद्रा बैंक की योजना, ये सब लागू की है और महंगाई जो बढ़ी है ये सीजनल कारणों से है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप देखेंगे तो जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होगा और 3 महीने बाद जब आप देखेंगे तो ये 2 साल पहले जो भाव थे उससे भी कई गुना कमी होती हुई दिखाई देगी। निश्चित रूप से आपने जो बात कही है वो सही है। मैंने खुद ने भी कहा कि कुछ चीजों का भाव बढ़ा है, नहीं बढ़ना चाहिए। हमारा प्रयास है कि उसको संतुलित बनाकर रखें। मेरा कहने का मतलब कि पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार ने राज्यों को केंद्र के हिस्से में से 17% धनराशि देने का जो अतिरिक्त देने का निर्णय लिया है, ये तो ऐतिहासिक निर्णय है। इसकी तो उनको प्रशंसा करना चाहिए सब राज्यों को। गायिका श्रुति जैन से हमारे संवाददाता सलीम रहमान ने की उनसे मुलाकात। आइए देखते उन्होंने क्या कुछ कहा। दर्शकों नमस्कार। टाइम न्यूज में आज मेरे साथ हिंदुस्तान में अपनी आवाज बिखरने वाली, नागपुर महाराष्ट्र का नाम ऊंचा करने वाली श्रुति जैन मेरे साथ सिंगर मौजूद है। श्रुति जी, टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरीके से नागपुर ही नहीं, विदर्भ नहीं, बल्कि सब पूरे हिंदुस्तान में आप अपनी सुरीली आवाजों से दर्शकों को संबोधित कर रही हैं, अपनी सुरीली आवाजों से गायक की गा रही। कितने सालों से आपको क्या ये बचपन से शौक रहा? आपका पूरा परिवार, पापा है, छोटी सिस्टर है, आप है, थोड़ी कुछ बताइए टाइम न्यूज की दर्शक। मैं बचपन से ही सीख रही हूँ सिंगिंग, और मेरे पापा ही क्लासिकल सिंगर होने की वजह से मैंने उन्हीं से संगीत सीखा है। और मेरी स्टडीज़ भी संगीत में ही मैंने कंप्लीट की है, और अभी बस इसी फील्ड में है सब कुछ जो भी है। तो आपने अपना प्रोफेशन सिर्फ बना चुका है, आपके पापा भी है, छोटी सिस्टर भी है। आने वाली 30 तारीख को जो देश पांडे सभागृह हॉल पे आप प्रोग्राम ले रहे हैं, हर साल आप ये प्रोग्राम लेते हैं या फर्स्ट साल आपका ये प्रोग्राम का है? जी हाँ, इससे पहले एक्चुअली जो प्रोग्राम हुआ था वो धार्मिक रूप के इसमें एक हुआ था, लेकिन ये जो प्रोग्राम मैं करने जा रही हूँ ये पर्सनल लेवल पे हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि इसमें हमारी पूरी फैमिली परफॉर्म करेगी, जिसमें कि मेरे पापा भी रहेंगे, मेरी छोटी सिस्टर श्रेया जैन, मेरे पापा श्याम जैन और मैं, हम तीनों मिलकर परफॉर्म करने वाले हैं। ऑरेंज सिटी का नाम और आगे ऊंचा करने वाले हैं आप। उसके आगे और आपका क्या लक्ष्य रहेगा? इसके आगे हम लोग एक्चुअली ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो एक थीम को लेकर कर रहे हैं जिसका नाम है गायकी। तो इसमें हम लोग कुछ तो भी अलग हटके करने का सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम्स मैंने देखे यहाँ पे होते हैं जो पर्टिकुलर सिंगर को लेकर किए जाते हैं। तो हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हम लोग सारे जॉनर्स दिखाने वाले हैं सिंगिंग के, जिसमें कि गजल, फोक और क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट, ये सारे रंग हम लोगों को एक ही स्टेज पे देखने के लिए मिलेंगे। इस थीम के ऊपर पे आपने अपने पार्टनर जो बनाया है, तमन्ना इवेंट को पार्टनर बनाया है, इसमें क्या खूबी आपको तमन्ना इवेंट में नजर आती है? तमन्ना इवेंट इसलिए चुना है हमने क्योंकि मैंने तमन्ना इवेंट के पहले भी इवेंट्स देखे हुए हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ हमेशा यूनिक करने का ही सोचा है, और जो भी वो शोज करते हैं उनके इसमें जो खूबियाँ रही है अभी तक के नए कलाकारों को लेकर वो हमेशा शोज करते हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने तमन्ना इवेंट को चुना, बिकॉज इट इज समथिंग यूनिक, जो अच्छे कलाकारों को चांस देकर। और अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत से सिंगिंग जॉनर्स है जो उभरते कलाकार भी है, जो अपने मीन्स हॉबी के लिए करते हैं शोज, और जो ऐसे हैं जो बहुत पहले से गायकी को लेकर चल रहे हैं सिंगर्स, ऐसे भी है। तो तमन्ना इवेंट वालों ने हमेशा क्वालिटी शोज किए हैं, तो दैट इज द ओनली पर्पस कि हम लोग तमन्ना इवेंट के साथ शो कर रहे हैं। ऑरेंज सिटी काफी मशहूर है इस संगीत की दुनिया को लेकर के, सुनने में, सुनाने में, और नागपुर ही नहीं बल्कि विदर्भ के हर संगीत की दुनिया पे लिया जाए, क्रिकेट की दुनिया पे लिया जाए, बॉलीवुड की दुनिया, हॉलीवुड दुनिया पे लिया जाए, ऑरेंज सिटी का कहीं ना कहीं जिक्र होता है। तो आगे चल करके ऑरेंज सिटी के लिए और आगे क्या करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ऑरेंज सिटी का नाम तो मैं जरूर से रोशन करना चाहूंगी, बिकॉज व्हाटएवर जो भी मैंने अभी तक सीखा है वो यहीं से सीखा है, नागपुर से ही सीखा है। जो भी मेरे गुरु रहे हैं वो नागपुर से ही रहे हैं, तो नागपुर का नाम तो मैं रोशन करूंगी। इवन मैं जो रियलिटी शो में जा चुकी हूँ, गौरव महाराष्ट्राचा मैं कर चुकी हूँ ETV मराठी पर, तो
तो उस पे भी मैं फाइनलिस्ट थी। तो उसमें मैं नागपुर से एक ही कंटेस्टेंट थी जो फाइनलिस्ट तक पहुंची थी। तो मुझे बहुत सपोर्ट किया नागपुर ने उस वक्त भी, और मुझे विश्वास है कि मेरे इस शो में भी वो लोग बहुत सपोर्ट करेंगे एंड इवन दे विल बी एक्साइटेड टू हियर मी। ये सारी खास बातचीत एक बात से अधूरी रहेगी। टाइम न्यूज के दर्शकों को जब आप सिंगर हैं तो 2 लाइन कुछ कह के बताइए, सुनाइए। जी बिल्कुल। मैं जो प्रोग्राम में एक गजल पेश कर रही हूँ वो हो जाए। जी बिल्कुल। एक काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। बहुत खूब। 30 तारीख के इवेंट पे आप ये गाएंगी और ऑरेंज सिटी के दर्शकों को बिल्कुल झुमाएंगी गायक के साथ। ये थी स्वीटी जैन मेरे साथ नागपुर से, जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज अपनी आवाज़ को बिखार रही हैं। बहुत ही मुख्तसर समय पे, बहुत ही कम वक्त पे हमने इनसे बातचीत की। टाइम न्यूज़ के दर्शकों को एक उन्होंने गज़ल भी गाकर बताया, जो कि इनके इवेंट 30 तारीख को ये गाने जा रही है। और ऑरेंज सिटी के साथ इनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो जो गुरु जिसको मानी जाएंगी वो उनके खुद के पापा है, उनकी छोटी बहन को भी वो सिखा रहे हैं। आगे भी ऑरेंज सिटी का नाम ऐसा ही वो रोशन करते रहेंगी और मालिक इनको आगे भी कामयाब करे। कैमरामैन हसीब खान के साथ टाइम न्यूज़ सलीम रहमान, नागपुर। जिला जमीयत अहले हदीस नागपुर द्वारा 1 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन रखा गया। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट, आइए देखते हैं। जिलाई जमीयत अहले हदीस नागपुर द्वारा 1 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन रखा गया। इस्लाम धर्म एक चीटी भी बांधने की इजाज़त नहीं देता। मीडिया को निशाना बनाते हुए आगे कहा कि फिर मुसलमानों को आतंकवादी नाम से क्यों बताया जाता है। जजेस ने आगे ये भी कहा, ईमान की 70 शाखाएं हैं। आज मुसलमानों के बीच में जो भी आज देश में कोई भी आतंकवादी गठन घटती है, बम ईजाद होता है, तो उसमें सबसे पहले मुसलमानों का नाम लिया जाता है। क्यों? देखिए, ये दरअसल बात ये है कि उन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं है और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, लाइफ का उन्होंने मुताला स्टडी नहीं की है। इस्लाम तो इसका बहुत ही ज़्यादा कंडम करता है और खंडन करता है। कुरान की आयत ही यही है कि मन क़तल नफ्सन क़तल अन्नास जमीअन, जिसने किसी एक इंसान को भी कत्ल किया, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो एक इंसान का कातिल नहीं है, पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का कातिल है। जो इस्लाम एक इंसान के कत्ल को पूरी दुनिया का कत्ल कह रहा हो, तो आतंकवाद की शिक्षा कैसे दे सकता है? ये सिर्फ उड़ाई हुई खबरें हैं और इस्लाम का इसकी स्टडी न करने का नतीजा है। हम ऐसे लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इस्लाम का मुताला करें और उसको पढ़ें। इंशाअल्लाह उनकी ज़हनियत बिल्कुल साफ हो जाएगी। इस डेट में मुसलमानों के लिए क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए कुरान है? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्लाम है? मुसलमानों के अदर कास्ट के लिए क्या वो पैगाम नहीं देते? क्या कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए? नहीं, कुरान की तालीम तो सबके लिए है। हमारे यहाँ ये है ही नहीं, कुरान का मुताला सब करें। ये कुरान है ही सारी दुनिया के लोगों के लिए। ये सिर्फ मुसलमानों की इजारादारी नहीं है और मुसलमान ही इसको पढ़े, ऐसा नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं कि सारे लोगों तक और हर ज़बान में, हर लैंग्वेज में कुरान जाए और उन तक पहुँचे। ये कुरान, ये इस्लाम सब सारी दुनिया के लोगों के लिए है। हमारे यहाँ कोई छूट छाट नहीं है, सबको इसका मुताला करना चाहिए और इंशाल्लाह जब इसका लोग मुताला करेंगे तो उनकी ज़हनियत बिल्कुल सही हो जाएंगी, साफ। आपने अपनी स्पीच में ईमान की 70 शाखें बताई हैं, हमारे दर्शकों को बहुत सी उसकी शाखें हैं। ईमान की 70 शाखों में से एक तो ये मैंने बताई दी है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना, इसी तरीके से शर्म व हया है, ये सब ईमान की शाखाएँ हैं और बहुत सी ईमान की शाखाएँ हैं। उनकी गिनती कहाँ तक बताई जाए, बहुत लंबी बात हो जाएगी। आज मुसलमानों के घर पे कोई भी शादी ब्याह होता है, रस्म होते हैं, उसमें ढोल बाजे बजाई जाती है। क्या नबी, कुरान और हदीस से साबित है? नहीं, ढोल ताशे हुए और इसी तरीके से बैंड बाजे हुए और लंबी चौड़ी बारातियों की आमद हुई, ये तमाम चीज़ों का इस्लाम मुखालिफ है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल खर्ची से मना किया है कि ये फजूल खर्ची से नहीं होनी चाहिए। आपके ऊपर अधिकतर बहुत पहले आरोप लगाए जाते थे कि आप भड़काऊ बयान देते हैं, ये कैसे कंट्रोल किया?
नहीं, हमारे ऊपर लगाए जाते रहे और अभी भी लोग कहते हैं। अब हम किसी की जबान तो नहीं रोक सकते हैं, कहने वाले कहते रहते हैं, लेकिन हम जिस साहब का जो यहाँ मौजूद था उसके ऊपर भी वाज़ेह फरमाया गया, उनसे पूछा गया, उनके ऊपर जिस तरीके से पहले आरोप लगाए जाते थे, भड़काऊ बयान के आरोप लगाए जाते थे, जस्टिस साहब का डायरेक्ट कहना ये पड़ा कि मैंने आज तक कभी कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। आज बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप हमारी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं www.timenews.co पर।